भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। उसे गौ माता कहते हैं। उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास है और कई तरह के कर्मकांड और पूजा अर्चना में भी गौमूत्र और गोबर का प्रयोग सामान्य बात है। गायों को मारना या बीफ खाना हिंदू कम्युनिटी में बहुत ही गलत माना जाता है। अधिकतर लोग तो बीफ खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, भले ही वो दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो। लेकिन आज की तारीख में भारत में इन जानवरों की स्थिति बहुत ही खराब है। सच्चाई तो यह है कि गाय भैंसों की इस दर्दनाक स्थिति में और उनके मारे जाने में हम सबका हाथ है। हम में से अधिकतर लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि बीफ और गौहत्या के पीछे का असली कारण क्या है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन जानवरों के साथ और उसे रोकने के लिए आप और मैं क्या पहले ये समझते हैं कि सिचुएशन आखिर कितनी खराब है। भारत सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाले देशों में गिना जाता है। हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं दूसरे देशों को बीफ बेचने में। यानी भले ही हम अपने देश में बीफ ना खाएं, लेकिन हम जानवरों को काटकर दूसरे देशों को तो भेज ही रहे हैं। पूरी दुनिया में हर साल 3.25 करोड़ भैंसें मारी जाती हैं लगभग। इसकी 40% से भी ज़्यादा यानी लगभग 1 करोड़ 16 लाख भैंसें केवल भारत में मारी जाती हैं। सरकार की एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, शॉर्ट में कहें तो एपीडा, सभी फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को लाइसेंस देती है और यही एक रेड मीट मैनुअल भी पब्लिश करती है, जिसमें जानवरों के एक्सपोर्ट को लेकर काफ़ी सारी जानकारी और नियम कायदे वगैरह होते हैं। इस किताब में आपको शुरू में ही मिल जाएगा कि भारत भैंस का मांस एक्सपोर्ट करने में बहुत आगे, इनफैक्ट सबसे आगे है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से भी जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि हम गाय का मांस यानी बीफ नहीं भेजते, लेकिन भैंस का मांस यानी कारा बीफ एक्सपोर्ट करने देते हैं। The bull, calf or the cow we do not export. But however, in the West, there is an expression called kara beef, which is used for buffaloes. The buffaloes are permitted, we can export buffaloes. अब तक हमने भैंसों की बात करी, इसका मतलब ये नहीं कि भारत में गायों को नहीं मारा जाता। गायों की स्थिति अगर हम समझें तो कई राज्यों में गौहत्या पर पूरा बैन है। पूरा बैन मतलब ना ही वहाँ गाय मारी जा सकती है, ना ही उसके बछड़े। उसके बाद कई राज्य जिसमें काउ स्लॉटर तो बैन है, लेकिन बुल और बुलक्स एक सर्टिफिकेट के साथ मारे जा सकते हैं। उसके बाद फिर 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर काउस, बुल्स और बुलक्स तीनों को ही एक सर्टिफिकेट के साथ मारा जा सकता है। और फिर उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट और केरला, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर काउ स्लॉटर पर कोई बैन नहीं है। अब अक्सर होता यह है कि जिन राज्यों में काउ स्लॉटर बैन है, वहाँ से जानवरों को गाड़ियों में भर के दूसरे राज्यों तक पहुँचाया जाता है जहाँ उन्हें कानूनी रूप से मारा जा सके। आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं और खबरें ये भी आती हैं कि भैंस का मांस बोलकर गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है और भारत से बांग्लादेश में गायों की स्मगलिंग की जा रही है। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या में गाय और भैंसें दोनों मारी जाती हैं और जब तक भैंसें मरती रहेंगी तब तक गाय भी मरती रहेंगी, क्योंकि पूरा भारत ही गायों को पालकर गौशालाओं में नहीं भेजने वाला है। तो इस सब का कारण क्या है? क्यों इतने ज़्यादा जानवर इतनी ज़्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं? तो सच्चाई यह है कि भारत में गाय भैंसों की इतनी ज़्यादा हत्या का सबसे बड़ा कारण डेयरी इंडस्ट्री है। दूध उद्योग, यानी आपका और मेरा दूध पीना और दूध के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना। बात सुनने में बहुत अजीब लग सकती है और आपके मन में कई ख्याल आएंगे कि प्राचीन काल से दूध हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, ऋषियों के पास गायें होती थी और ऐसा कैसे बोल सकते हैं। पर आप एक खुले दिमाग के साथ सुनिए और यकीन मानिए, पूरा वीडियो देखने के बाद बात एकदम साफ हो जाएगी। तो देखते हैं कि बीफ के पीछे दूध का हाथ कैसे है। कहानी शुरू होती है बछड़े के पैदा होने के साथ। गाय भैंसों का दूध निकाला जाता है और उनसे मुनाफा कमाया जाता है। अब डेयरी इंडस्ट्री के लिए दूध देने वाली गाय और भैंसें तो काम की है, लेकिन जो नर बछड़े हैं, गाय के हों चाहे भैंस के हों, और जो बूढ़ी गाय और भैंसें, वो डेयरी इंडस्ट्री के किसी काम की नहीं है। जानवर दूध तभी देता है जब उसे बच्चा होता है। तो यहाँ जो मादा बछड़े पैदा होते हैं, फीमेल, उन्हें तो दूध के लिए रख लिया जाता है, लेकिन जो नर बछड़े पैदा होते हैं उनकी डेयरी इंडस्ट्री को कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, एक गाय एक उम्र तक ही बच्चे पैदा कर सकती है। तो जब उसकी उम्र हो जाती है और वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती या वो कम दूध देने लगती है और किसान पर बोझ बनने लगती है, तो भी वो गाय या भैंस किसी काम की नहीं रह गई। लेकिन किसान इन जानवरों से भी पैसे कमा सकता है, इन्हें बेचकर। ये गाय भैंसे और इनके बछड़े जाते हैं कत्ल खानों में, जहाँ ना सिर्फ इन्हें मांस के लिए बेचा जाता है बल्कि उनकी स्किन से चमड़ा या लेदर भी बनाया जाता है। उसके बाद फिर ये बीफ विदेशों में एक्सपोर्ट होता है और भी ज़्यादा दामों पर वहाँ बेचा जाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है और मार्केट में जो बीफ बिक रहा है वो आता दूध उद्योग से ही है, उसकी जड़ डेयरी इंडस्ट्री ही है। अगर कोई भी आपको इस प्रोसेस से हटकर कुछ भी बताता है तो वो झूठ बोल रहा है। आज की तारीख में यही हो रहा है। बीफ इंडस्ट्री के पीछे डेयरी इंडस्ट्री का हाथ है। इसके प्रूफ के लिए हम सरकार की उसी रेड मीट मैनुअल का सहारा लेते हैं। इसमें पहला चैप्टर है लाइव स्टॉक रिसोर्सेज का और वहीं आपको साफ शब्दों में मिल जाएगा
कि जब जानवर दूध देने की उम्र के नहीं रहते तो उन्हें मांस के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, साथ ही साथ नए पैदा होने वाले नर बछड़ों को भी। 2018 तक हमने दूध का उत्पादन 9 गुना बढ़ा दिया। पहले हम लोग 2 करोड़ टन दूध पैदा करते थे और आज हम 18 करोड़ टन दूध पैदा कर रहे हैं। और इसी के साथ 1960 से लेकर 2018 तक में हमने बीफ का कारोबार भी 2.5 गुना बढ़ा दिया है। मतलब ये दोनों चीज़ें साथ ही चल रही हैं। कुछ ही समय पहले मैंने भारत की मिनिस्ट्री की एक ट्वीट देखी। इसमें बड़ी खुशी से बताया जा रहा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में हम सफल रहे हैं जिसमें कि 90% चांसेस है फीमेल काफ होने के, यानी मादा बछड़ा होने के। क्या इससे ये बात बिल्कुल साफ नहीं हो जाती कि नर बछड़े तो हमें चाहिए ही नहीं और वो डेयरी इंडस्ट्री पर सिर्फ एक बोझ है? ये सब सुनकर तुरंत आपको लगेगा कि समस्या दूध में नहीं है, समस्या तो हत्या में है। और आपके दिमाग में इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशंस भी आ गए होंगे। सबसे पहले आपको लगेगा कि जानवरों को अपने साथ ही रखना चाहिए किसानों को, भले ही वो बूढ़े हो जाएं उसके बाद भी। तो मान लीजिए किसान के पास में एक जानवर है, अब उसको खिलाने का 2000 रुपये महीने का खर्चा लगभग आता है। फिर उसका बछड़ा पैदा होता है जिसको खिलाने का 1000 रुपये महीने का खर्चा आता है। और इस गाय का दूध बेच करके उसकी कमाई हो रही है 20,000 रुपये महीना। 3,000 रुपये उसका खर्चा है, यानी वो 17,000 रुपये महीना कमा रहा है। अब लगभग साल भर बाद एक और बछड़ा पैदा होता है तो उसकी इनकम तो उतनी ही रह जाएगी, लेकिन अब जो एक और बछड़ा पैदा हो गया है उसका 1000 रुपये महीने का खर्चा बढ़ जाएगा। और जो दूसरा बछड़ा है उसका भी 1000 से 1,500 हो जाएगा क्योंकि वो भी बड़ा हो रहा है। तो ऐसे करके उसकी इनकम तो वही रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ गए और नेट प्रॉफिट कम हो गया। ऐसी सिचुएशन में किसान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो जो बछड़ा पैदा हुआ उसको खुला छोड़ दे या उसे पैसों के लिए बेच दे। जाहिर सी बात है किसान बेचना ही चुनते हैं, खासकर भैंस के बछड़े को। दूसरा सोल्यूशन आप कहेंगे कि सरकार को बीफ का एक्सपोर्ट ही बैन कर देना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है, लेकिन अभी की सिचुएशन तो ऐसी है कि गाय भैंसों को मारने वाले लोग तो सिर्फ बैलेंस कर रहे हैं। अगर बीफ एक्सपोर्ट बिल्कुल ही बैन हो गया, यानी गाय भैंसें मरना बंद ही हो गई, तो ये सारे जानवर जाएंगे कहाँ? इस पर आप कहेंगे सरकार नई गौशालाएं खोले ताकि जानवरों को पनाह मिल सके या ऐसा कुछ। तो आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। क्या आपको इनमें कहीं भी भैंस दिखाई दी? नहीं, सिर्फ गाय थी। याद कीजिए आखिरी बार आपने आवारा भैंस को गली में कब देखा था? शायद कभी नहीं। इससे पता चलता है कि भैंसों के कटने पर तो हम सबकी मंजूरी है ही। गायों के लिए तो हम एक बार को बोल भी देते हैं कि गौ हत्या गलत है और इसे रोकना चाहिए, लेकिन भैंसों के साथ तो ये हो ही रहा है। भैंसें तो दूध के लिए काटी ही जा रही है। इसका सोल्यूशन आप ये कह सकते हैं कि भैंसों को भी ले लिया जाए गायों के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा हमने देखा 1 करोड़ से भी ज़्यादा भैंसें हर साल मारी जाती हैं, तो सरकार से ये उम्मीद कर ही नहीं जा सकती कि वो ना सिर्फ बीफ से होने वाले प्रॉफिट को छोड़ दे, बल्कि इस साल 1 करोड़, अगले साल 2 करोड़ और उसके बाद 3 करोड़ भैंसों को पनाह दे। आखिरी में हो सकता है आप कहें कि भैंसों को रहने दो, गायों को बचा लो, क्योंकि माता तो गाय होती है ना। तो ये बहुत ही अजीब बात होगी कि 2 जानवर एक ही तबेले में सालों तक रहते हैं, एक जैसा व्यवहार उनके साथ होता है, और जब टाइम आता है तो आप कहते हैं कि गायों को छोड़ दो और भैंसों को कटने के लिए बेच दो। ऐसा कौन सा बहुत बड़ा अंतर है गाय और भैंस में कि एक का हमारे दूध के लिए मारा जाना सही है और दूसरे का नहीं है? हम इतना सब कुछ करवाने को तैयार है सरकार से, NGOs से, गौशालाओं से, लेकिन जो इस सब की जड़ है दूध, उस पर हम कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। ये बात हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि दूध से कोई नुकसान नहीं है, दूध तो शाकाहारी है, दूध तो नेचुरल है, बाकी सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है लेकिन दूध तो अपने आप में ठीक ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूध को सपोर्ट करते हुए बाकी चीज़ों को मना करने की कोशिश करना कुछ ऐसा है जैसे एक जानवर हो और मैं कहूँ कि इस जानवर को मैं चोट तो देता रहूँगा, लेकिन बाकी के लोग मेडिकल एड तैयार रखें ताकि इसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। गाय, भैंसें और इनके बछड़े, ये जानवर सीधा कत्लखानों तक नहीं पहुंच सकते। भारत में बीफ की बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं जो केवल मांस के लिए साल 2 साल गाय भैंसों को पालें। ऐसा भारत में नहीं होता। दूध की डिमांड ही इन जानवरों को कत्लखानों तक पहुंचाती है। भारत में एक छवि हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि हम तो दूध के लिए इस्तेमाल किए गए जानवरों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, उन्हें बड़े प्रेम से रखते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी के बाद भी हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि वो मेरे दूर के रिश्तेदार भी गाय भैंस पालते हैं और वो बहुत अच्छा रखते हैं। तो आप पता लगाइए कि अगर वो पिछले 10 सालों से इस व्यापार में है और जब उन्होंने शुरू किया था तब उनके पास 10 जानवर थे, तो क्या आज उनके पास 50, 60, 70 जानवर हैं? और अगर हैं तो क्या उनमें से आधे सांड और बैल हैं? क्या दूध ना देने वाली गाय भैंसें भी हैं? अगर हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो या तो उन्होंने खुला छोड़ दिया या उन्हें कटने के लिए बेच दिया। अब इसमें कोई कह सकता है कि वो तो सभी जानवर गौशालाओं में देकर के आते हैं, तो जैसा मैंने कहा गौशालाओं में भैंसे और उनके बछड़े नहीं मिलेंगे आपको, और उनका क्या होता है उसकी हम डिटेल में चर्चा कर ही चुके हैं। अब मैंने जानवर खुला छोड़ने की बात करी। अगर गाय है तो या तो गौशाला में दे सकते हैं, अगर भैंस है तो कटने के लिए बेच सकते हैं, या फिर उसे खुला छोड़ सकते हैं। अब कहना मुश्किल है कि खुला छोड़ने में और मरने के लिए बेचने में ज़्यादा बुरा क्या है। खुले छोड़े हुए जानवर खाने की तलाश में आसपास लोगों के खेतों में घुस जाते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आता ऑब्वियसली, और वो जानवरों को सज़ा देते हैं।
या फिर ये जानवर भूखे घूमते रहते हैं, और या फिर ये प्लास्टिक खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, और ऐसे या वैसे इस तरीके से या उस तरीके से अक्सर दर्दनाक मौत ही मरते हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है कि मुस्लिम ही अधिकतर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और हिंदू इससे दूर ही रहते हैं, या मुस्लिम ही तो बीफ खाते हैं, पहले उनको बोलो कि बीफ खाना बंद करें तब हम दूध छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है। ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही बीफ की बात आती है तो माहौल कुछ ऐसा है कि लोग मुस्लिमों का समझकर बीफ और पर्यावरण पर उसके बुरे प्रभावों की बात कर लेते हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहते कि भारत में वही जानवर मारे जा रहे हैं जो असल में दूध के लिए पैदा हुए थे। अब ये सब जानने के बाद कंक्लूजन यानी निष्कर्ष तो यही निकलता है कि असल में दूध के ही कारण ये सब हिंसा हो रही है, और अगर हम इसे रोकना चाहते हैं तो पहला कदम हम ये उठा सकते हैं कि दूध पीना छोड़ दें और दूध के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना छोड़ दें। कोई भी रिलायबल मेडिकल वेबसाइट खोलकर देख लीजिए, दुनिया भर के साइंटिस्ट का मानना है कि एक वयस्क मनुष्य एडल्ट ह्यूमन को दूध की ज़रूरत नहीं है। वो सभी पोषक तत्व फल और सब्जियों से पा सकता है। कुछ दशकों पहले ज़रूर दूध ने हमारी भूख मिटाई थी, लेकिन आज हमारे पास एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कई विकल्प है और हमें दूध की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये साबित करना नहीं है कि सरकारें, NGOs और गौशालाएं किसी काम की नहीं। यहाँ बात ये कही जा रही है कि ये सब जो हिंसा हो रही है इसकी जड़ में दूध उद्योग यानी डेयरी इंडस्ट्री है। बहुत अच्छा है जीव हत्या और जानवरों की तस्करी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना, लेकिन शायद इसका पहला कदम आप घर पर ही उठा सकते हैं, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स छोड़कर।